दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमें कुछ भी तकलीफ़ होता है, कुछ चोट लगता है, कुछ घाव लगता है, हम बीमार होते हैं, हम सीरियस होते हैं, तो हम घर पे तो नहीं रहते हैं, भाग के कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। क्योंकि हॉस्पिटल में जो बैठे रहते हैं डॉक्टर वगैरह, कंपाउंडर वगैरह, नर्स वगैरह, वो हमें तुरंत इलाज करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक सेवा भाव के साथ, एक समर्पण के साथ वहाँ पर पेशेंट का इलाज किया जाता है। क्योंकि एक कहावत भी है कि डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। एक भगवान तो जन्म देकर हमें भेजते हैं, दूसरा भगवान वो होते हैं जो हमें वापस जीवन देते हैं। देखते हैं आप, किसी का हार्ट चेंज हो जाता है, किसी का ब्रेन का ऑपरेशन होता है, किसी का फेफड़े का ऑपरेशन होता है, या कुछ भी हो जाए, शरीर में एक छोटा सा घाव हो जाए, हम भाग भाग कर मेडिकल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर हमें विश्वास रहता है कि हमारे साथ अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी इस देवता, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भेड़िए भी बैठे रहते हैं, ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं जो इंसान के नाम पर भी कलंक होते हैं। भगवान तो दूर की बात है, इंसान भी कहने में एक बार हम सबको शर्म आता है। आज मेडिकल विभाग में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। वो तो रहते हैं डॉक्टर, वो तो रहते हैं कंपाउंडर, वो तो रहते हैं नर्स, लेकिन पेशेंट के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं कि एक बार मन खिन्न उठता है। दोस्तों, ऐसा ही एक घटना से मिली जुली मैं कहानी लेकर आप लोग के पास आया हूँ, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों, तो समय गंवाए मैं चलता हूँ उस कहानी की ओर, और चलिए मैं शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है प्रतापगढ़, नाम तो आप लोग सुना ही होगा। उसका एक थाना है रानीगंज। रानीगंज थाना में एक दुर्गागंज बाज़ार लगता है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। माँ हॉस्पिटल का नाम है माँ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। उस क्लिनिक में एक गरीब घर की लड़की काम करती थी, वहाँ पर साफ़ सफाई करती थी। उसका नाम था कोमल सरोज। कोमल सरोज नाम की लड़की वहाँ पर काम करती थी। पास के गांव बासी पड़ता है, उसी थाना अंतर्गत रानीगंज, जो अपना प्रतापगढ़ जिला का रानीगंज जो थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बासी। वहाँ से वो साइकिल से रोज़ जाती थी। शाम के समय लगभग 6 बजे वो घर से निकलती थी, और साइकिल चलाकर जो भी 2, 4, 5 किलोमीटर था दूरी, वहाँ पर जाती थी रोज़ प्रतिदिन, और फुल नाइट वहाँ पर वो अपना सर्विस देती थी। और दूसरी दिन दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे उसकी छुट्टी होती थी पेशेंट के अनुसार, और घर आती थी। उस दलित युवती का वही काम था, वो जाकर वहाँ पर जो भी काम था, वो साफ़ सफाई से लेकर नर्स तक की वो काम करती थी। धीरे धीरे उसमें वो सारे गुण मौजूद हो गए थे, विद्वान हो गए थे। प्रैक्टिस करते करते जो एक नर्स करती है, दवा देना, पेशेंट को देखना, उनको हेल्प करना, उनके साथ रहना, वो सारे गुण कर थे उसमें, और वो उसकी सर्विस देती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जो आदमी जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है। कभी कभी किसी इंसान के साथ में ऐसा बुरा हो जाता है कि एक बार भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठने लगता है। कुछ ऐसा ही उन लोग गरीब के साथ भी हुआ। कोमल सरोज जो थी, उसका न तो कोई भाई था और न बाबूजी जिंदा थे। उनके घर में माँ थी और एक छोटी बहन थी। घर का जिम्मेवारी कौन उठाए? जैसे ही बड़ी होती है तो कोमल सरोज के ऊपर आ जाती है। माँ भी धीरे धीरे बुजुर्ग हो रही थी, तो घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। अब घर में परेशानी होने लगा, खाने पीने के प्रॉब्लम होने लगा, हर एक चीज़ की दिक्कत होने लगा, जो अक्सर गरीब घरों में होते हैं, उन लोग को भी होने लगा। तो उसने अपना हाथ पाँव मार कर किसी तरह से पता लगाते हुए, खोजते ढूंढते उस हॉस्पिटल में चली जाती है। माँ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, जो दुर्गागंज बाज़ार में स्थित है, रानीगंज थाना अंतर्गत प्रतापगढ़ जिला का। वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उसको काम मिल जाता है। फिर गरीब को और क्या चाहिए? जब काम मिल जाता है तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है उसको, और बेचारी घर पर आती है, सबको बताती है, माँ मेरे को काम
मिल गया। ये बात 4 साल पहले की है। और उस दिन से रोज़ वो शाम को 6 बजे खाना उना खाकर घर से फ्रेश होकर साइकिल से निकलती थी, चाहे वो ठंडा हो, बारिश हो, गर्मी हो, हर एक स्थिति से लड़ते हुए, चाहे वो लू का थपेड़ा उसको रोकने की कोशिश करता हो, उससे मुकाबला करते थे। या बारिश के समय में आप प्रॉब्लम समझते हैं, जो एक महिला साइकिल से जा रही है तो बारिश के समय में कितना दिक्कत होता है, कहीं बारिश, कभी गरज, कहीं मलक। और फिर वो ठंड के बारे में भी आप एहसास करते हैं, जब धुंध का गिरते रहता है, उस समय एक लेडीज जाती है, रात को ड्यूटी करती है, दोपहर में दूसरे दिन आती है, अपने घर परिवार को संभालती है। एक चैलेंजिंग लाइफ था उसका, वो उसको वहन कर रही थी, उससे लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी और मेहनत करके कमाने की ठानी थी। ऐसा करते करते 4 साल निकल जाता है। उस दिन शाम, जो 27 तारीख की शाम थी, उस दिन भी वो रोज़ दिन की तरह से घर से खाना उना खाकर, अपने माँ से मिलकर, अपनी छोटी बहन से मिलकर वो निकलती है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पहुंच भी जाती है। वहां पर जाकर 3-4 जो पेशेंट थे वो बैठे थे, उनको दवा वगैरह भी देती है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। इसी बीच में उसी गांव का, जिस गांव की वो कोमल सरोज थी, जो वहाँ पर काम करते थे, उसके पहचान वाले जो गांव के चाचा लगते थे, मास्टर साहब थे, वो भी जाते हैं दवा लेने के लिए। कोमल सरोज ने अपने ही हाथ से उनको भी उनका समस्या पूछकर दवा देती है और उसके बाद वो वहाँ से चले आते हैं। इसी बीच में वो अपना हेलमेट भी छोड़ दिए थे, बाद में जाकर हेलमेट भी लेते हैं, वो कोमल सरोज ही देती है। ऐसा करते करते लगभग रात के 8 बज गए थे। 8 बजे के करीब रात को कोमल सरोज के घर पर उसके माँ के मोबाइल नंबर पर फ़ोन आता है और बोला जाता है, आपकी बेटी घर से कुछ खा पी कर आई थी क्या? माँ बोलती है, समझ नहीं पाती है, क्या भैया क्या बोल रहे हैं? तो कुछ जहर वगैरह खा के आई थी क्या? यहाँ पर उल्टी कर रही है, ये कर रही है, आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। वो सीरियस में है। माँ बेचारी को न आओ देखता है न ताओ, और रोने लगती है, छटपटाने लगती है, हकलाने लगती है, परेशान हो जाते हैं। वो जब ऐसी घटना सुनती है तो समझो ऐसा उससे प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया ही समाप्त हो गई, उसकी उजड़ गई है। और तरह तरह के अनजान ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। वो परेशान हो जाती है। पास बैठी उसकी लड़की भी सब फ़ोन पर बात हो रहा था, सुन रही थी। वो हड़बड़ा जाते हैं और दोनों उस समय ही रात को, अब सोच सकते हैं जिस घर में कोई भी पुरुष नहीं है, एक महिला को बाहर निकलकर वहाँ से 5 किलोमीटर जाना भी कितना मुश्किल हो जाता है, 4 किलोमीटर दूर जाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। वो भागे भागे गांव के प्रधान के पास जाती है और बताती है, मुखिया जी ऐसी ऐसी समस्या है, हमारी बिटिया को ऐसा हो गया है। वो अभी तो काम करने के लिए गई थी घर से, लेकिन वहाँ से फ़ोन आता है कि उसकी तबीयत सीरियस है। ऐसा करिए कि आप अपना मेरे को गाड़ी दे दीजिए। मुखिया जी ईमानदार थे, अपने जनता के प्रति ध्यान देने वाले कर्मठ नेता थे। उन्होंने तुरंत गाड़ी का चाबी और एक आदमी देते हैं और कहते हैं, जाओ इनको जाकर हॉस्पिटल में छोड़ दो। वो माँ बेटी दोनों भागते हुए रोते हुए हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन वहाँ क्या, वहाँ कराया आया तो दुश्मन जैसा था। इन लोग को अपने बेटी से ही मिलने देने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था। इन लोग को हॉस्पिटल के गेट पर ही रोक दिया गया। ये लोग बोल रहे थे, हमारी बेटी की तबीयत सीरियस है, हमको अंदर जाने दो। लेकिन वहाँ पर अंदर जाने के लिए देने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। बोला जाता था, तुम्हारी बेटी का इलाज चल रहा है, तुम लोग यहीं बैठो, ज़्यादा बात मत करो, तुम लोग इधर ही बैठो। ये लोग लाख कोशिश की लेकिन नहीं मिलने दिया। ऐसा करते करते 1 घंटा और समय निकल जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उसकी बेटी जो कोमल सरोज बीमार हो गई थी, जिसके बारे में उन लोग बोल रहा था कुछ खाकर आ गई है, उसको उन लोग निकालते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग से नहीं संभल रही है, चलो इसको अच्छा हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। चूँकि माँ बेचारी ग्रामीण थी, बेटी भी कम पढ़ी लिखी थी, सोचती है चलो अच्छा बात है, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होगा, हमारी बिटिया रानी ठीक हो जाएगी। पूरे घर का निगाह उस पर था, घर का रोटी उससे चलते थे, तो सब आहत थे ऐसी घटनाओं से। फिर उससे पूछा जाता है, तुम्हारी बेटी कुछ खा पी कर आई थी क्या? बोला जाता है, नहीं हमारी बेटी तो ऐसा कुछ खाई नहीं थी, घर से अच्छा से खा पी कर स्वस्थ मन से यहाँ पर आई थी। फिर उसको बोला जाता है, चलो इनको लेकर कोई अच्छा हॉस्पिटल में जाता हूँ। माँ बेटी बैठ जाती है, लेकिन जब वो बच्ची का मुँह देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो कंपाउंडर वगैरह या जो 3 लोग साथ में आ रहे थे वो नहीं देखने देते हैं। यानी सोचिए, जो बेटी बीमार है, जो सीरियस है, उसका चेहरा भी इन लोग हैवानों ने माँ बेटी को नहीं देखने दिया पूरे रास्ते में।
धीरे धीरे गाड़ी बढ़ते हुए उस जो मृतिका थी कोमल सरोज, उसके घर की तरफ जब गाड़ी मुड़ता है तो इन लोग बोलते हैं कि अरे भाई साहब आप लोग किधर जा रहे हो, डॉक्टर के पास जाने के लिए बोले थे, तो हमारे घर की तरफ रास्ता जा रहा है। तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं चलो, मैं चलूँगा, डॉक्टर के पास भी चलूँगा, लेकिन पहले घर पर चलता हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास चलता हूँ। इन लोग को मन में किसी अनहोनी का डर लग रहा था। जैसे ही इनकी गाड़ी दरवाजे पर पहुँचते हैं, वो जो 3 लोग थे जल्दी जल्दी उसके बॉडी को पकड़ कर नीचे उतार देते हैं और हड़काते हुए उनकी माँ को बोलते हैं कि तुम लोग अपनी बच्ची को कुछ इधर से खिवा कर भेजी थी, कुछ खाने में दी थी या खा कर गई थी, झगड़ा करके गई थी, तुम्हारी बेटी पॉइजन खा ली है, और उतार के भागने लगते हैं। इतना सुनता ही माँ बेटी जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगती है, अपने सर को पीटने लगती है, चिल्लाने लगती है। आवाज़ सुनकर गांव घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस एम्बुलेंस का जो अपना 3 लोग जो आए थे उनको पकड़ता है, रोकता है। उसके बाद फिर हंगामा शुरू होता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आता है, उन लोग तीनों को पकड़कर अरेस्ट करके थाने में लेकर चला जाता है। और जब फिर वो डेड बॉडी के लेने की बात करता है तो गांव वाले बोलते हैं कि अब रात में तो पोस्टमार्टम होगा नहीं, तो रात भर यहाँ पर आप रहने दो, सुबह आकर ले जाना। इसी बीच में जब गांव वाले उसकी मम्मी वगैरह उस बच्ची को देखती है जो उसकी दिल का टुकड़ा थी, जो आज मृत हो गई थी, उन लोग तो समझो शून्य हो गए थे, संवेदनाएं समाप्त हो गई थी उन लोग के, कुछ था ही नहीं, बेहोशी की हालत में। फिर भी जब देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटिया रानी के शरीर पर जगह जगह खरोच के निशान हैं, और तो और उनके नीचे का वस्त्र भी नहीं है, अंतर वस्त्र भी नहीं है, यानी बोला जाए तो आधे कपड़ों में थी। एक कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उस ओर इशारा कर रहे थे। उन लोग सब आपस में राय करते हैं, विचार करते हैं और बात करते हैं कि हमारी बिटिया रानी के साथ लगता है हॉस्पिटल वाले ने गलत किए हैं, गैंग रेप किए हैं, और उसके बाद उसको गला दबाकर उसको मार दिए हैं और इधर आन के छोड़ दिए हैं, और बोलते हैं तुम्हारी बिटिया कुछ खा गई। आपस में गांव वाले सब प्लान करते हैं और सुबह होते ही खाट पर रखकर उसके बॉडी को लेकर हॉस्पिटल के सामने रोड पर पहुंच जाते हैं, वहां रखकर प्रदर्शन करने लगते हैं। जब यह बात पुलिस को सूचित होती है, पुलिस की जानकारी मिलती है, तो पुलिस बल आता है और उन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर उन लोग बोलते थे कि हमें अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, और हमारे साथ इस तरह से गलत हुआ है तो उसका अच्छे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अच्छे विभाग से जांच होना चाहिए, इसकी वो मांग कर रहे थे। इसी बीच में वो अपना कुछ लोग उनके कुछ मुआवजे की भी बात कर रहे थे। इसी बीच में पुलिस 100 को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेना चाहती थी, क्योंकि अभी तक उसका पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। इसमें पब्लिक बोलती थी नहीं, पहले आरोपी लोग को गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद और हमारी मांगें स्वीकार कीजिए, उसके बाद 100 को पोस्टमार्टम होगा। इसमें पुलिस बल प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत सारे ग्रामीण और बहुत सारे आम पब्लिक भी जमा हो गए थे, स्थानीय पब्लिक भी जमा हो गई थी और उस घटना का विरोध करने लगे और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। यह पत्थरबाजी आप सोच सकते हैं इतना ज़ोरदार था कि 12-13 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, जिसमें एक सीओ को भी सीरियसली सर में चोट लगता है और बाकी 11-12 पुलिस वाले और भी घायल हो जाते हैं। उसके बाद और फोर्स बल को बुलाया जाता है और फोर्स बल के अधिकता के साथ फिर पब्लिक के ऊपर बल प्रयोग किया जाता है। उनको लाठी डंडे के से जानवर की तरफ पीटा जाता है। किसी का हाथ चोट लगता है, किसी का पैर में चोट लगता है, किसी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं महिलाओं के, उन पर चोट लगते हैं और रोते हैं, बिलबिलाते हैं। और जब न्यूज़ के सामने चैनल के सामने आते हैं तो बताते हैं कि हमें तो वैसे वैसे जगहों पर पुलिस ने मारा है कि मैं पब्लिक के सामने उसको बता भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता और चलने के लिए भी नहीं बनता है, मेरे को इतना शरीर में दर्द हो रहा है। जो भी हो, पुलिस उस 100 को अपने कब्जे में लेती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और 100 का पंचनामा वगैरह कर कर उसको पोस्टमार्टम हाउस में भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारे तथ्यों पर विस्तृत जांच होगा और पुलिस यही कहती थी कि जब पोस्टमार्टम करा लेंगे तो फिर FIR दर्ज करेंगे। लेकिन उन लोग FIR की मांग कर रहे थे और उस पर अमल करने की बात कर रहे थे। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे। दोस्तों, आप सोच सकते हैं एक
इंसान भागते हुए कुछ होता है तो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन आज हॉस्पिटल के कुछ रवैया ऐसे होते हैं जो हमारे ही जान के दुश्मन हो जाते हैं। वो हमारे जान क्या बचाएंगे, वो हमारे ही जान के दुश्मन हो जाते हैं। वो हमें एक दुधारू गाय की तरह समझते हैं और हमसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं। अक्सर ऐसा देखते होंगे, अक्सर ऐसे घटनाएं आसपास समाज में होते रहते हैं जहां हॉस्पिटल जाने के बाद हमें लूट लिया जाता है, कंगाल कर दिया जाता है और फिर हमको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। कभी कभी तो कुछ हमारे देश में कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट में ऐसे भी हत्यारे बैठे हुए हैं, ऐसे भी कसाई बैठे हुए हैं जो एक बार उनको डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ कहने में हमें शर्म होता है। कभी कभी तो इंसान के शरीर के अंग का भी खरीद बिक्री की जाती है, जो अक्सर न्यूज़ चैनलों में कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमें सुनने के लिए मिलता है, जो आप सब जानते हैं। तो हमें जब विश्वास कैसे होगा, हमें एक बार सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ से हम बच के भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन कहा तो यह जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन आज ये एक कलंक के समान होने लगा है, जहाँ पर मात्र चंद कुछ बेईमान डॉक्टर नर्स स्टाफ के कारण ऐसी घटनाएं आम होती रहती है। अब सोचिए उस महिला के साथ जो गरीब तबके की थी, जिसके घर की रोटी ही उस महिला के कमाई से चलती थी, उसके साथ उसके घर वाले का आरोप है कि हॉस्पिटल में हमारे बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद उसको मार दिया गया है। हमारी बेटी घर से स्वस्थ होकर निकली थी, हंसते खेलते निकली थी और वहाँ पर जाकर इस तरह से उसके साथ घटना हुआ है। जबकि थोड़ी देर बाद गांव का ही एक व्यक्ति जो मास्टर साहब थे, रिश्ते में चाचा भी लगते थे, वो भी दवा लेने के लिए गए थे, उन्होंने भी हमारी बेटी को स्वस्थ और सकुशल देखे थे। दोस्तों, वहाँ पर आसपास से जानकारी ये भी निकल के आती रही थी कि उस लड़की के साथ क्रश किया जाता था, तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था। वो घर के अकेली कमाने वाली थी और इसके लिए वो कभी मुंह खोलने की कोशिश नहीं करती थी। सोचती थी मैं यदि आवाज़ उठाऊंगी तो मेरा नौकरी छूट जाएगा, फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, मैं अपने माँ की खर्चा कैसे उठा सकूँगी। और इस तरह से वो बेचारी अपनी ज़िंदगी हार जाती है। जब उसके घर वाले उसके चेहरे को देखते हैं तो जब उसके साथ शायद दरिंदगी हो रही थी या वो कष्ट में थी, तो जब रोई थी तो उसके आँख के आंसू भी अभी तक सूखे नहीं थे, उसके लकीर भी थे। तो ये सब जो घटनाएं थी वो उनकी माँ को, उनके बहने के और गांव वाले को उसके साथ हुए अन्याय को दर्शा रही थी, बखान कर रही थी और इसके लिए हिंसा भड़की और इस तरह से घटना हुई। आप इस घटना के बारे में क्या समझते हैं? हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं हम जहाँ पर रहें एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो, हमारे आसपास का माहौल स्वस्थ हो, गांव घर समाज का माहौल स्वस्थ हो। ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले विचार के लोगों को हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और मैं योगी सरकार और भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, आज हमारे स्टेट में ऐसी घटनाएं रोज़ दिन दर ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर प्रशासन का काम है कि अंकुश लगाया जाए। प्रशासन का काम सिर्फ लाठीचार्ज करना नहीं है, प्रशासन का काम ऐसे तत्वों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का भी काम है। न्याय का काम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का भी काम है। दोस्तों, मेरा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप लोग जहाँ भी रहिए सकुशल रहिए, अपनों के साथ खुश रहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।